हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। जितना भी प्रश्न लिया गया है इस क्लास में, सभी प्रश्न आप सभी के लिए सेलेक्टेड लिया गया है। सभी प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, यानी आप लोग एसएससी का किसी भी विभाग की बात कर लो, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल या फिर सीपीओ, किसी का भी, तो वह पैटर्न पे ही आधारित इस क्लास में देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न का उपयोग करके आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है ना, तो वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी एक भी प्रश्न को मिस ना करना, बारीकता से सभी प्रश्न को लगाने की कोशिश करना। और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। देखो भाई, पहला प्रश्न क्या करा है ना कि सही विकल्प को चुनिए जो सामान्य स्वरूप को जारी रखेगा। यहाँ पे एग्जामिनर का कहने का मतलब है ना कि बताना है कि यह सामान्य क्या करना है भाई, तो यहाँ पे उस विकल्प को चयन करना है जो यह सीरीज है ना, इसको जारी करने के रूप में रखा जाए। यानी इस वाट के जगह जो है ना, यहाँ पे आप लोग को समझना होगा कि क्या होगा, किस तरह से होगा। तो देखो, अगर हम बात करें ना कि यह क्या है भाई, तो नंबर सीरीज वाले प्रश्न हैं, और वो भी किसका सीरीज है भाई, तो संख्या वाली सीरीज है। अब नंबर वाले सीरीज में हमें क्या करना होता है, तो हमें पहले देखना होता है कि यह सीरीज किस प्रकार का है। तो देखो, यह जो सीरीज है ना भाई, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज भी इस तरह से हो रहा है कि देखो यहाँ पे 7 है, 7 है, 14 है, 42 है, 168 है, और अगले पद जो होगा ना, वह देखो अगले पद जो हमें प्राप्त करना है, वह देखो बहुत बड़ा संख्या है। देखो, हमें हर प्रश्न में ना हमारा एग्जामिनर जो होता है कुछ ना कुछ पॉइंट लॉजिक लगा देता है। अब उस पॉइंट को हमें और उस लॉजिक को समझना पड़ता है, तभी आप लोग को राइट आंसर प्राप्त कर पाओगे। और इन सभी प्रश्नों में ना आप लोग इस तरह से इतना लेवल तक प्रैक्टिस कर लो, इतने प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर लो कि आप इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप लोग वन थिंकिंग में राइट आंसर प्राप्त कर लो। जैसे इसमें हम वन थिंकिंग कैसे लगा सकते हैं कि एक बार में हम सोच सकें। तो देखो, हमारे कहने का मतलब होता है ना कि छोटे छोटे अंक हो, यानी छोटे छोटे संख्या से बड़ा बड़ा संख्या जब यहाँ पे आने लगे, तो आप लोग बस एक ही लॉजिक अप्लाई करना। क्या करना कि पहले आप लोग गुना करना, यानी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है भाई, गुना हो रहा है। और अगर गुना से फिर ना आए ना, तब आप लोग स्क्वायर पे जाना, लेकिन पहले गुना करना। इसी को हम इस तरह से कहते हैं वन थिंकिंग, कि हमारा एक बार सोच में राइट आंसर आ जाए। जैसे देखो, इसमें हमें सोचना होगा कि 7 से 14 आया तो आया कैसे। तो बोलोगे अगर 7 से 14 आया है ना, तो 7 में गुना का 2 किया है, तो 7 दूना का 14 देखो आया। अब जब 14 से अगर हम 42 की लाने की कोशिश करें, तो 14 से 42 आया है, तो क्या आया भाई, तो 14 में गुना का कितना किया है, तो 14 में गुना का 3 किया, 14 तिया का 42, गुना का 3 किया। अगर हम 42 से 168 लाने की कोशिश करें ना, तो 42 से 168 लाने की कोशिश करें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम 42 में हम क्या करें, गुना का 4 करें, तो 42 चका 168 यानी 168, 4 दूना का 8 और 4 चका 16 आ रहा है ना। अब जब उसी प्रकार जब हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या करेंगे, तो देखो सीरीज पहले आप लोग समझो क्या चीज़ का सीरीज चल रहा है। तो गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इस बार कितना होगा भाई, तो गुना का 5 होगा, गुना का 5 होगा ना। अब देखो 8 गुने 5, 8 5 40, 0 बाकी 4, और 16 5 80, और 80 और 4 कितना होगा भाई, तो 84, यानी 814 या 40, तो कितना आया 840 यानी 840। कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ये ऑप्शन बी और ये ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रश्न में क्या सीरीज चला समझ पा रहे हो, गुना 2 गुना 3 गुना 4 और गुना 5। तो हमें इस तरह से इस लेवल तक पहुंच जाना है प्रश्नों को प्रैक्टिस करते करते, कि हर प्रश्न को वन थिंकिंग में हाँ सोल्व कर जाएं। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? चलो कोई बात नहीं। देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना भाई क्या कर रहा है। 2 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह डायरेक्शन वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग समझो क्या करें भाई, इसमें कुछ पॉइंट याद रखना। जैसे इस तरह के, ऊपर की ओर मैं उत्तर कहता हूँ, नीचे की ओर मैं दक्षिण कहता हूँ, इधर को मैं पूरब कहता हूँ, और इधर को मैं क्या कहता हूँ भाई, तो पश्चिम कहता हूँ। इतना तो सभी विद्यार्थी समझते हो।
अब हमारा एग्जामिनर जो है ना हमसे क्या कहना चाहता है, जो देखो, रवि दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। रवि एक लड़का है, ठीक है, और वह क्या करे भाई, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अगर मैं रवि को यहाँ पे रखता हूँ, समझना, तो दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। अगर यहाँ पे रवि है, दक्षिण की ओर जाएगा तो नीचे की ओर जाएगा, दक्षिण नीचे होता है, और चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। करौवा अपने दाईं ओर मुड़ता है। देखो यहाँ पे रवि क्या था भाई, तो दक्षिण की दिशा चलना प्रारंभ कर दिया और यहाँ पहुँचा। अब कह रहा है ना, वह अपने दाईं ओर मुड़ा। कहाँ मुड़ा भाई, तो देखो दाईं ओर मुड़ा। जब यहाँ आएगा तो दाईं ओर कहाँ मुड़ेगा, तो इस तरफ मुड़ेगा, दाईं ओर इस तरफ मुड़ेगा। और कितना चला भाई, तो 15 मीटर, यानी 15 मीटर कहाँ चला, तो दाईं ओर, ठीक है। कर रहा है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ पर जब आया ना, तो यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है भाई, तो बाईं ओर मुड़ रहा है, यानी कहाँ भाई, तो नीचे की ओर। और कितना चल रहा है, तो 20 मीटर, यानी 20 मीटर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, ठीक है। अब हमारा एग्जामिनर जो है वह हमसे पूछना क्या चाहता है भाई, करा अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, यानी बताना होगा कि अब उसका जो मुंह है ना वह किस दिशा की ओर है। तो देखो उसका मुंह कहाँ है, तो उसका मुंह नीचे की ओर है, यानी इस तरफ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, यानी नीचे की ओर हम क्या कहते हैं भाई, तो दक्षिण दिशा। यानी अब उसका मुंह जो है दक्षिण दिशा की ओर है, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा ना वह एक, यहाँ पे ए होगा, जो कि क्या है, आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आपका एग्जामिनर कहना चाहता है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि जिस प्रकार कीड़ा का संबंध रोग से है, कीड़ा का संबंध जिस प्रकार रोग से है, तो युद्ध का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा, आप लोग को समझना होगा और राइट आंसर प्राप्त करना होगा। तो देखो इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो भाई, तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो और समझ सकते हो कि कीड़ा से क्या हो रहा है भाई, रोग। हमारी बातों को समझना, यहाँ पे कीड़ा जो होता है ना वह क्या चीज़ फैलाता है भाई, तो जो कीटाणु होता है जिसे हम कीड़ा कहते हैं वह रोग को फैलाता है, यानी चारों ओर क्या कर देता है, रोग को विकास करता है, यानी रोग को फैला देता है, समझ रहे हो। अब उसी प्रकार से हमें सोचना होगा कि युद्ध जो होता है ना वह क्या करता है, युद्ध जो होता है वह पराजय करता है, गलत, क्या करता है, शस्त्रागार करता है, नहीं सेना करता है, नहीं विनाश कर देता है। क्या युद्ध जो होता है वह चारों तरफ विनाश ही विनाश कर देता है। तो जिस प्रकार कीड़ा का संबंध रोग से है, यानी कीड़ा होगा तो बहुत प्रकार का रोग फैल जाएगा, यानी रोग होगा, उसी प्रकार अगर युद्ध होता है तो चारों ओर विनाश ही विनाश फैल जाएगा। इस तरह से समझना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका एग्जामिनर, 4 नंबर का प्रश्न। यहाँ पे आप सभी से पूछना चाहता है ना आपका एग्जामिनर कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखो यहाँ पे हमें ना काउंट ऑफ स्क्वायर करना है। यहाँ पे यह जो आकृति दे रखा है ना इसमें कितने ओवरऑल वर्गों की संख्या है ये हमें काउंट करना होगा। तो कैसे समझना होगा, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, तो देखो ये जो वर्ग दिख रहा है ना पहले हम इसको काउंट करेंगे जो बाहर में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो ये एक वर्ग हुआ ना, फिर एक वर्ग देखो ये यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हुआ, और ये एक वर्ग जो है ये क्या हुआ, तो एक 3 वर्ग हुआ। 3 वर्ग तो आप सभी को साफ सुथरा दिख रहा है बाहर में। अब आखिर और कहीं वर्ग है, बोलोगे जी सर और वर्ग है, तो कहाँ है भाई, तो देखो एक वर्ग ये है, देखो ये वर्ग, एक वर्ग यहाँ पे अंदर में छिपा है एक वर्ग, तो ये क्या हो गया, एक यहाँ पे 3 के बाद ये एक 4 वर्ग, और 4 और 1 ये वर्ग हो गया, क्या हो गया भाई, तो 5 वर्ग। यानी इसको घुरा दिया है, समझ रहे हो ना। जब इसको ऐसे करोगे तो देखो इसका लंबाई और चौड़ाई सेम टू सेम है और 90 डिग्री पे इसका कोण बन रहा है दोनों का, यानी क्या है, तो ये वर्ग है। यानी 3 वर्ग ऊपर में है और एक वर्ग ये 4 वर्ग और ये क्या हो गया 5 वर्ग। यानी इस आकृति में ओवरऑल वर्गों की संख्या की बात करें ना हमें क्या मिला भाई, तो ऑप्शन नंबर सी मिला। यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य।
समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न में यहाँ आपका एग्जामिनर कर रहा है ना कि विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करने का मतलब होता है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, और इन चारों ऑप्शन में आप सभी को 3 ऑप्शन ना एक समान होगा और एक ऑप्शन जो होगा सबसे अलग होगा, और जो एक ऑप्शन सबसे अलग है वही आपका राइट आंसर होगा, और वही ऑप्शन का आप सभी को क्या करना है भाई, तो चयन करना है। तो कैसे करोगे, देखो समझना हमारी बातों को। यहाँ पे क्या है भाई, अंपायर है, यहाँ पे क्या स्टंप है, यहाँ पे गिलियाँ है, और यहाँ पे बल्ला है। अब आप लोग बताओ कि इसमें कौन सा एक ऑप्शन जो है वह सबसे अलग है, बोलोगे। यहाँ पे समझना, अगर हम बात करें ना स्टंप की, गिल्लियाँ की और बल्ला की, तो ये तीनों जो ऑप्शन है ना, यानी ये तीनों जो ऑप्शन है स्टंप, गिल्लियाँ और बल्ला, ये तीनों एक समान है। कैसे, तो ये तीनों निर्जीव है। लेकिन जब हम अंपायर की बात करेंगे ना, अंपायर जो होता है वह क्या होता है भाई, सजीव होता है। यानी इसीलिए सबसे अलग जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ पा रहे हो? चलो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से क्या कहना चाहता है। देखो 6 नंबर का जो प्रश्न है ना, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है ना आपका एग्जामिनर का, कि इस भाट की जगह जो होगा वह क्या होगा, ये आप लोग को बताना होगा। तो कैसे समझ पाओगे, तो देखो हमें यहाँ पे समझना होगा इस तरह से कि जिस प्रकार यहाँ पे 49 आया ना, जिस प्रकार यहाँ पे 35 आया ना, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर नहीं निकाल लेंगे ना। अब देखो हम किस तरह से सोचेंगे, हम इस तरह से सोचेंगे कि यहाँ पे 44 जैसे आया, जैसे 37 आया, तो इस तरह से हम 44 और 37 को आपस में कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे हमें क्या आ जाए, तो 49 आ जाए, यानी 49 आ जाए। तो कैसे सोचेंगे, समझना, अगर मैं इस 44 यहाँ पे है और यहाँ पे 37 है, इस 44 और 37 को आपस में मैं घटा देता हूँ, समझना, माइनस करता हूँ। तो देखो अगर मैं 44 और 37 को घटाने की कोशिश करता हूँ तो क्या आता है भाई, तो 44 में जब 37 घटाएंगे ने, तो हमें कितना प्राप्त होगा, 7। कितना प्राप्त होगा भाई, 7। सभी विद्यार्थी समझ रहे हो, 7। लेकिन अब हमें इस 7 को आपस में इस तरह से कैलकुलेशन करें कि हमें क्या आ जाए, तो 49 आ जाए। तो 49 लाने के लिए इस 7 में क्या करेंगे, तो इस 7 में अपने मन से 7 गुना करेंगे। अब देखो 7 सते का 49, यहाँ पे 49 है, बोलोगे बिल्कुल है ना। यानी क्या किया, तो पहले भाग और तीसरे भाग को आपस में घटाया तो 7 आया, और अपने मन से फिर 7 गुना कर दिया, 49 आया, और 49 देखो बीच वाले हैं, समझना। अब यही लॉजिक इसमें अप्लाई करना है, यानी 58 में 53 को घटा देना। 58 में जब 53 को हम घटा देंगे, हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 5। कितना प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब देखो जब यहाँ पे आप लोग अपने मन से 7 को गुना किए थे ना, तो यहाँ भी आप लोग 7 अपने मन से गुना करोगे। अब जब 5 में 7 से गुना करोगे तो 5 सते का 35, यानी 35। बोले तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे बीच में देखो 35 दे रखा है ना। यानी जो लॉजिक इसमें अप्लाई हुआ ना, वही इसमें अप्लाई हो गया। अब हम इसमें अप्लाई करके राइट आंसर प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलो देखो करो, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, तो इस 52 में इस 41 को माइनस करेंगे। अब इस 52 में 41 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा भाई, तो हमें प्राप्त होगा 11। कितना प्राप्त होगा भाई, तो 11 प्राप्त हुआ। अब देखो इसमें अपने मन से 7 गुना किए हो, इसमें भी अपने मन से 7 गुना किए हो, तो यहाँ भी अपने मन से 7 गुना करोगे ना। अब देखो 11 गुने 7 करेंगे तो 11 सते का 77, यानी यहाँ पे जो फिलअप होगा ना 77 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर
ए होगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना भाई, यहाँ पे आप सभी से 7 नंबर का जो प्रश्न है ना, क्या कहना चाहता है। देखो कह रहा है एक कक्षा में रमन का ऊपर से 7वां स्थान तथा नीचे से 26वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जब भी पंक्ति में टोटल स्टूडेंटों यानी टोटल व्यक्तियों की बात करें ना, और ऊपर नीचे दे दिया जाए या दाएं बाएं दे दिया जाए, तो उसका बस एक ही ट्रिक होता है, और वो होता है कि टोटल बराबर या तो स्टूडेंट रहे, व्यक्ति रहे, कुछ भी रहे, तो टोटल संख्या यहाँ पे निकलेगा। टोटल संख्या बराबर क्या होगा भाई, तो देखो यहाँ पे ऊपर से दे रखा है यानी अप होगा। क्या होगा भाई, तो अप होगा, यानी ऊपर से प्लस नीचे से यानी डाउन, अप प्लस डाउन और माइनस का 1 करेंगे। अगर दाएं बाएं रहेगा तो क्या होगा भाई, लेफ्ट प्लस का राइट और माइनस का 1। समझ रहे हो? अगर ऊपर नीचे हो तो अप और डाउन होगा। ये ट्रिक यहाँ पे लागू होगा, जो कि आपका राइट आंसर 100% लाएगा। देखो हमें क्या करना है भाई, तो टोटल स्टूडेंट यानी तो टोटल व्यक्ति, यानी क्या करना है, टोटल व्यक्ति को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल व्यक्ति। अब देखो क्या करा भाई, अप यानी ऊपर से कैवा स्थान है 7वां, तो यहाँ पे 7 देंगे, प्लस का डाउन यानी नीचे से कितना भाई, तो 26 यानी यहाँ पे 26 देंगे, और माइनस का 1 करेंगे। समझ पा रहे हो? देखो टोटल क्या होगा, टोटल बराबर क्या होगा भाई, तो टोटल व्यक्ति बराबर अब 26 और 7 को जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा भाई, तो 26 और 7 कितना होगा, तो यहाँ पे 33 यानी 33। और जब 33 में माइनस का 1 करोगे कितना होगा, 32, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 32 जो आपका होगा ना, यहाँ पे राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी। समझ पा रहे हो हमारी बातों को? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 8 नंबर का प्रश्न जो है ना, आप सभी से कहना क्या चाह रहा है। देखो समझना, कह रहा है यदि इतना शब्द को कूट भाषा में इतना के रूप में लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं, और इसमें तरीका क्या अपनाया है ना, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या है, PRINCIPAL, प्रिंसिपल को LAPICNIR लिखा है, तो इतना को कैसे लिखेगा। घबराना नहीं है, इतना अल्फ़ाबेट देखने के बाद आप लोग सोचो कि बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगा रखा है। समझ रहे हो क्या लॉजिक लगा रखा है। तो देखो यह जो प्रिंसिपल है ना, इसको यहाँ पे जो लिखा ना कूट भाषा में, इसको उलट के लिख दिया। प्रिंसिपल को देखो यहाँ पे क्या लिखा भाई, तो PRINCIPAL, तो इसको उलट के लिखा इधर से लिख दिया। देखो PRINCIPAL, यानी जो P पहले था उसको अंतिम में लिखा, जो R दूसरे में था तो अंतिम से R, यानी इस तरह से ये था, तो इसको उलट के ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है भाई, तो ADOL ये है। अब इसको जब हम उल्टेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो उल्टेगा ना, यानी देखो ये जो पहले में है ना, ये जो है ये इस तरह से होगा, यानी ये जो पहले है उसको हम क्या लिखेंगे, अंत में A लिखेंगे, उसके बाद D लिखेंगे, उसके बाद O लिखेंगे, L होगा, फिर E होगा, फिर S होगा, C होगा, E होगा, फिर क्या है N है, और फिर क्या है भाई, तो C है, और फिर क्या होगा, E होगा। अब बताओ ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भाई, तो ECN, देखो ये कट गया, ECN, ये कट गया, ये कट गया, कौन बचा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। देखो ये जो है ना आपका राइट आंसर है। ये क्या है भाई, तो आपका राइट आंसर है, जो कि बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या करा है भाई, 9 नंबर का प्रश्न आप लोग समझना। कर रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना है, घटाव का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ घटाव है, और क्या करा है भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान जो होगा वह क्या होगा। देखो हम किस तरह से करेंगे, तो हम इस तरह से सोचेंगे यहाँ पे कि जैसे जैसे मान है ना वैसे वैसे रखना है। यहाँ पे देखो क्या भाई 3 है। अब देखो यहाँ पे क्या है प्लस का अर्थ क्या करे भाई, गुना, तो गुना 2 होगा। फिर देखो क्या है भाई भाग का अर्थ क्या करे भाई, भाग का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ 2 8। फिर देखो
घटाव का अर्थ क्या भाई, तो भाग, यहाँ पे भाग दो, फिर क्या होगा 4। अब देखो गुना है, गुना का अर्थ क्या भाई, तो घटाव दो, यहाँ पे 2। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो, हल करो। कैसे, बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए, यानी पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और अंत में घटाव करोगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 2 प्लस का 8। अब देखो सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा। अब देखो जब 8 में आप लोग 4 से भाग दोगे ना, क्या प्राप्त होगा भाई, तो 4 दूना का 8 और माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो भाग कर लिए तो गुना करेंगे, 3 दूना का 6 प्लस का 2 और माइनस का 2। अब देखो +2 -2 कट गया, बाकी बचा कितना भाई, 6। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बोले तो 3 है, जो कि आपका राइट आंसर है। क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर, यह जो प्रश्न है ना, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, और इसमें कैसे सोचना है, तो देखो कह रहा है ना कि कुछ पत्थर ईंटें हैं। देखो कुछ पत्थर, यहाँ पे क्या भी, तो कुछ पत्थर, यह जो कुछ पत्थर है ना, पत्थर का कुछ भाग क्या भी, तो ईंटें हैं, यानी पत्थर का कुछ भाग ईंटें, यानी कुछ पत्थर ईंटें। कह रहा है ना कुछ ईंटें वृक्ष हैं, यानी ईंटें जो है वो ईंटा का कुछ भाग क्या है भाई, तो वृक्ष है, यानी ईंटें का कुछ भाग वृक्ष है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर 1 क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कुछ पत्थर वृक्ष है। कुछ पत्थर कहाँ है, तो देखो पत्थर यहाँ पे, वृक्ष कहाँ पे है, तो वृक्ष यहाँ पे। अब देखो पत्थर और वृक्ष की बात करें ना, तो कह रहा है कि कुछ पत्थर वृक्ष है। पत्थर और वृक्ष में देखो कोई रिलेशन है नहीं ना, क्योंकि वृक्ष यहाँ है, पत्थर यहाँ, यानी निष्कर्ष 1 क्या होगा ना, तो निष्कर्ष 1 जो होगा वह गलत होगा। निष्कर्ष 2 की बात करें, कह रहा है कुछ वृक्ष है, कुछ वृक्ष ये है, समझना, कुछ वृक्ष ईंटें हैं, और ईंटें कहाँ है भाई, तो ईंटें ये हैं, यानी ईंटें का कुछ भाग वृक्ष में है, यानी वृक्ष का कुछ भाग ईंटें में, यानी क्या होगा, तो यहाँ पे निष्कर्ष 2 सही होगा। यानी क्या होगा भाई, तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो 11 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, समझना। करा है ना कि प्रश्न चिन्ह के लिए अगली आकृति कौन आएगी। देखो समझना हमारी बातों को। कह रहा है एग्जामिनर कि यहाँ पे जो वाट वाले संख्या होगा ना, इसके जगह जो होगा वह अगली आकृति, जैसे ये बना, उसके बाद ये बना, फिर ये बना, और यहाँ पे ये बनेगा ना, वह कैसी बनेगी। तो देखो अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आकृति पहले क्या चल रहा है जो समझना है। तो यहाँ पे देखो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और यहाँ पे जो होगा वह भी वर्ग के अंदर ही होगा। यानी इस तरह से क्या भाई, तो एक वर्ग है, यानी वर्ग मानो या चतुर्भुज मानो, कुछ भी आप सभी को मानना है। इस तरह से यहाँ पे क्या भाई, तो इस तरह से बना हुआ है। अब हम बात करें ना, तो इसके ऊपर देखो पीपी है, 1 2 3, अगले में क्या हो गया, 2 हो गया, और इसमें 1 हो गया। तो इस वाले आकृति में क्या होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन में भी कहीं भी पी नहीं दिख रहा है, यानी एक भी आकृति में कहीं भी पी लगा हुआ नहीं दिख रहा है, यानी क्या करना है, तो अब हमें ये सोचना है। अब देखो यहाँ पे क्या करो ना, देखो मेन पॉइंट आप लोग समझना। मेन पॉइंट क्या है इसमें, इसके इस वर्ग के अंदर देखो कितनी रेखा से कट किया, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। इस आकृति में 4 रेखा है, इसमें देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, इसमें 3 है, इसमें देखो 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। तो देखो क्या हुआ, पहले इसके अंदर 4 रेखा बनाया, इसके अंदर 3 रेखा, फिर इसके अंदर 4 रेखा, तो इसके अंदर जो हम बनाएंगे ना, वह 3 रेखा बनाएंगे, यानी 1 रेखा, 2 रेखा और 1 3 रेखा, ये बनाएं 3 रेखा। अब देखो ऑप्शन यहाँ से ही कटना शुरू हो जाएगा। 4 रेखा वाले ऑप्शन काटो, देखो ऑप्शन नंबर बी काटो, क्योंकि 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 4 रेखा कट गया। और ऑप्शन डी काटो, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा और 4 रेखा, ऑप्शन डी भी कट गया। अब बचा भाई ऑप्शन ए बचा और ऑप्शन सी बचा। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना है, कैसे समझना। देखो अगर हम बात करें ना, तो देखो इस तरह से आप लोग सोचो यहाँ पे कि ये देखो क्या है ना, ये वाले भाग में देखो इस तरह से
थोड़ा थोड़ा भाग क्या है, रेखा दे दिया है, पूर्ण रूप से रंगा नहीं। अब ये वाले भाग जब इस आकृति में आया ना, तो देखो ये वाले एक घर को ये छोड़ दिया और ये वाले घर में आ गया, ठीक है। यानी एक एक घर छोड़ के आ रहा है। जैसे हमारी बातों को समझना, जैसे देखो ये यहाँ पे है तो आ गया यहाँ पे, यानी ये वाला जो घर है इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। अब देखो जब इस वाले में आया ना, तो ये वाला घर को छोड़ दिया और यहाँ पे आ गया। और जब यहाँ वाले घर में आएगा, आई मीन यहाँ पे जब आएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, तो ये वाले घर को छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये वाला जो घर होगा ना, इसको छोड़ देगा। अब कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। अब बताओ ये वाला कैसा ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन सी में नहीं, यहाँ पे पूरा रंगा हुआ भाग है। रंगाना हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरह से डॉट डॉट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल है ऑप्शन नंबर 1 में। आपका राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो समझ रहे हो ना, इसको कई पॉइंटों से यहाँ पे आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे अनुसार सभी विद्यार्थी यहाँ पे समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो चलो देखो समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या करा भाई, देखो 12 नंबर का जो प्रश्न है ना, यहाँ पे आपसे भी से कहना चाहता है आपका एग्जामिनर कि सही संबंध बताएं। देखो सही संबंध बताना होगा, और वो भी किसका भाई, तो अल्फ़ा वर्ड के, इस तरह से कि इतना से इतना बना जिस तरीक़ा से, तो इतना से इतना बनेगा उसी प्रकार से आपको राइट आंसर बताना होगा। अब आप लोग कैसे सोचोगे भाई, तो देखो इस तरीक़ा से सोचना कि जब भी हमें अल्फ़ा वर्ड से यहाँ पे संबंध बताने के लिए बोले ना, तो हम पहले अल्फ़ा वर्ड पोजीशन लिखेंगे। जैसे देखो ई का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन कितना होता है भाई, तो 5 होता है। के का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 11 होता है। एम का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 13 होता है। और एस का कितना होता है भाई, 19 होता है। तो अब हमें समझना होगा ना कि देखो ई से एम पे जा रहा है, यानी 5 से 13 पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, तो 5 से 13 पे जा रहा है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्लस का 7 हो रहा है, प्लस का 7 हो रहा है। अब देखो फिर के से कहाँ पे जा रहा है भाई, तो एस पे, यानी के का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 11 और एस का 19, यानी 11 से 19 पे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्लस का 8 हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। अब इसी तरीक़ा से हमें इसमें भी सोचना है। तो देखो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 होता है, जी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7 होता है। अब जब हम यहाँ पे इस तरीक़ा से सोचेंगे कि जब हम ए से अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे, तो ए का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 1 है, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस का 7 किया है, तो यहाँ भी हम प्लस का 7 करेंगे। तो जब हम 1 में 7 को जोड़ेंगे 8 आएगा, और 8 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है एच का, तो यहाँ पे एच होगा। क्या होगा भाई, तो यहाँ पे एच होगा। समझ रहे हो। अब उसी प्रकार जब हम यहाँ पे देखो क्या है भाई, जी है, और जब जी से हम अगले पद निकालने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्लस का 8 करेंगे। अब देखो जी का अल्फ़ा वर्ड पोजीशन 7 है, जब 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना होता है भाई, तो 8 और 7 यहाँ पे हो जाता है 15, और 15 जो अल्फ़ा वर्ड पोजीशन होता है वह किसका होता है भाई, तो ओ के, किसका होता है, तो ओ का। तो अब हमें यहाँ पे देखो क्या मिला, तो यहाँ पे हमें मिला ना एच मिला और ओ मिला, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग एच कर लो, टाइप पर मिस्टेक है, यानी क्या होगा, तो एच और ओ होगा, जो कि आपका क्या है भाई, तो ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो। तो क्या किया, तो +7 और +8 किया, हमारा राइट आंसर आ गया। सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना, 13 नंबर का क्या कर रहा है भैया आप सभी से। देखो यहाँ पे कहना चाहता है ना आपका एग्जामिनर कि किसी घड़ी में 9:30 बज रहा है, तो वह सही समय का होगा जो दर्पण में दिखाई देगी। यानी बताना है कि अगर किसी घड़ी में 9:30 दिखाई दे रहा है वह समय, तो जब दर्पण में देखोगे तो वह कितना बजा हुआ दिखाई देगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना, आप लोग को क्या करना है, बस एक ही अप्लाई करना है ट्रिक को, और वह है कि 11:60 में यह टाइम को घटा देना, जो कि कितना है, 9:30 में। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, जब भी कि कोई टाइम दे दिया जाए और पूछे दर्पण में कितना बजता हुआ दिखाई देगा, तो 11:60 में इसको घटा देना। अब देखो जब 60 मिनट में 30 मिनट घटाओगे 30 मिनट होगा, और 11 में आप 9 घटाओगे कितना होगा, तो 9 दूनी 11,
यानी घड़ी में जो बजता हुआ दिखाई देगा ये वह क्या होगा भाई, तो 2:30 यानी दर्पण में जो समय दिखाई देगा ना, दर्पण में वह 2:30 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 1 है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? चलो देखो अगला प्रश्न समझना क्या करा भाई, तो 14 नंबर का प्रश्न देखो। 14 नंबर में यहाँ आपका एग्जामिनर पूछ रहा है ना, असंगत की पहचान करें। असंगत की पहचान करें का मतलब होता है ना कि यहाँ पे यह सीरीज दे रखा है, जो भी देखो संख्या वाले सीरीज है, और इस सीरीज में एक संख्या जो है ना वह असंगत है, सबसे अलग है, और वही संख्या को चयन करना होगा। कैसे सोचोगे, कैसे समझोगे, तो देखो हमें यहाँ पे देखना होगा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15। देखो देखने के बाद यह सीरीज आपको मन में कोई इस तरह से लॉजिक समझ में आ रहा है? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो अभाज्य संख्या का सीरीज चल रहा है। जैसे कि देखो 2 अभाज्य संख्या, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद क्या होता है भाई, तो 13 के बाद 17 होता है। लेकिन यहाँ पे 15 है। 15 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 5 से विभाजित हो जाता है, 5 से और 3 से, इसलिए 15 जो है ना वह अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए अभाज्य संख्या, आना चाहिए 17, यानी क्या होगा, तो ये जो 15 है ना ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। हमारी बातों से सभी एग्री करते हो, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना भाई, यहाँ पे क्या कहना चाहता है आपका एग्जामिनर। देखो 15 नंबर का जो प्रश्न है भाई, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर बताना होगा कि यहाँ पे जो ये भाट है ना, इस भाट के जगह क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाना कि जिस प्रकार 1 से यहाँ पे 2 बना, फिर 2 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना, और 4 से 8 बना, तो यहाँ पे उसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर नहीं बना लेंगे, बना लेंगे ना। कैसे, तो देखो समझना इस तरीक़ा से, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लॉजिक लगा सकते हैं कि अगर मैं 1 से 2, समझना इस तरह से, देखो आप लोग को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कहीं यहाँ पे 2 संख्या को आपस में गुना करता हूँ तो क्या तीसरा संख्या में प्राप्त हो रहा है, इस तरह से सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आमने सामने भी कोई लॉजिक लगाएं ना तो यहाँ पे हमें कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है। अगर हम इस तरह से एक संख्या के बाद एक संख्या भी देखें ना तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस तरह से सोचना पड़ेगा, क्या हम 2 संख्या को यहाँ पे आपस में कैलकुलेशन करके तीसरी संख्या ला सकते हैं? बोलोगे ऑफ कोर्स ला सकते हो। जैसे देखो अगर हम 1 को 2 से आपस में गुना करें तो 1 गुना का 2, देखो ये 2 आ गया। फिर ये दोनों को मैं आपस में गुना करता हूँ तो 2 गुने का 2, देखो 4 आ रहा है। बोलोगे जी। अब देखो 4 गुने का 2 करते हैं तो 4 दूना का 8 आ रहा है। और जब ये वाले पद को निकालेंगे तो ये 4 और गुने का 8 करेंगे तो 8 चक्का 32 यानी 32। बोले तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा भाई, तो राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी? समझ रहे हो ना? तो चले अगले प्रश्न पे। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सभी क्लास का वीडियो आप सभी के पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। समझ पा रहे हो? देखो समझना 16 नंबर का प्रश्न, देखो आप सभी से क्या कहना चाहता है। कह रहा है ना कि दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या काउंट करना। देखो काउंट ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज काउंट करना है। देखो यह जो त्रिभुज देखने में आप सभी को लग रहा होगा ना कि इसके अंदर तो बहुत सारा त्रिभुज है, अब मैं कैसे काउंट करूँगा। घबराना नहीं है, हम इस तरह से ट्रिक बताएंगे ना, आप लोग चुटकियों में बिना कॉपी कलम उठाए आप लोग सिर्फ आकृति को देखोगे अपने एग्जाम पेपर में, वहाँ पे कंप्यूटर के डिस्प्ले पे, और काउंट कर लोगे और डायरेक्ट क्लिक करोगे राइट आंसर। कैसे करोगे, तो देखो हमारी बातों को पहले समझना। काउंट वाले फिगर को मैंने एक क्लास ले लिया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो, उसमें पूरा ट्रायंगल है, स्क्वायर है, यानी त्रिभुज वर्ग को कैसे काउंट करें उसमें भी पूरा ट्रिक के साथ बता रखा है। ठीक है, इसमें समझना कि देखो कैसे हम यहाँ पे बिना कॉपी और पेन उठाए यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। तो देखो
सबसे पहले में क्या करना है भाई, ये त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज के अंदर हमें क्या करना है, त्रिभुज काउंट करना है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो आप लोग को कुछ दिख रहा होगा। देखो एक प्रकार का ये एक भाग, एक प्रकार का ये एक भाग, और एक प्रकार का ये एक भाग, तीन प्रकार का आप लोग को दिख रहा होगा। और एक प्रकार का ये दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा भाई, तो एक प्रकार का ये दिख रहा होगा। यानी चार प्रकार को यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा ना। तो पहले देखो हम ये करेंगे, पहले हम एक वाले प्रकार को काउंट करेंगे, ये वाले को। अब देखो इस त्रिभुज के अंदर मान लो ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज कितना है जो काउंट करो। तो देखो इस त्रिभुज के छोटे छोटे हम त्रिभुज की काउंट करें ना, तो देखो यहाँ पे एक है, दो है, तीन है। कितना है भाई, तो तीन है। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या क्या है, एक, दो, तीन। तो अब हम क्या करते हैं, 1 + का 2 + का 3 करते हैं। यानी जब हम सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, और 5 और 1 कितना होगा भाई, 6। यानी इस आकृति में अगर हम बात करें ना, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है भाई, तो 6 है। कितना है, तो 6। अब उसी प्रकार यहाँ भी देखो तो सेम टू सेम इसके तरह ही है। यानी इसके अंदर भी 6 त्रिभुज, इसके अंदर भी 6 त्रिभुज, और इस आकृति की बात करें ना तो इस आकृति के अंदर भी 6 त्रिभुज। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिला, तो 6 और 6 और 6, यानी 3 बार 6 त्रिभुज मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें ये त्रिभुज को देखना है। तो ये त्रिभुज में देखो कितना, इस आकृति में देखो कितना त्रिभुज है। तो इसमें भी क्या होगा, 1 होगा और 2 होगा। और जब 1 + का 2 करेंगे ना, तो 1 + का 2 कितना होगा, 3। यानी इस त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज है भाई, इस आकृति के अंदर, तो 3 त्रिभुज। यानी 3 त्रिभुज भी जुट गया। अब आप लोग काउंट करो तो देखो 6, 12, 18, और 18 और 3 की क्या होगा भाई, 21। अब बोलोगे कि क्या इस आकृति में 21 त्रिभुज हैं। अगर 21 त्रिभुज लगाते हो तो गलत हो जाएगा। आप लोग कहीं ना कहीं एक त्रिभुज मिस कर रहे हो, और वह क्या कर रहे हो, तो वह ये ओवरऑल बड़ा वाले त्रिभुज। और ओवरऑल ये बड़ा वाले त्रिभुज यानी 21 + का 1 कितना होगा भाई, तो 22 त्रिभुज, जो कि ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर। तो समझ पा रहे हो, इस तरह से आप लोग को यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 17 नंबर का जो प्रश्न है ना, क्या कहना चाहता है, कह रहा है यदि सफ़ेद को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीला को हरा, हरा को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो अगर हम बात करें ना, वास्तव में हल्दी का रंग जो होता है वह कैसा होता है भाई, तो वास्तव में हल्दी का रंग जो होता है ना, वह क्या होता है, तो पीला होता है। लेकिन एग्जामिनर हमारा क्या कर रहा है कि पीला को हरा कहा जाए, यानी पीला को हरा कहा जाए तो हल्दी का रंग कैसा होगा। तो यहाँ पे आप लोग को हरा लगाना होगा, ऑप्शन नंबर 4 लगाना होगा, जो कि क्या है, तो आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना, 18 नंबर का प्रश्न जो है क्या कहना चाहता है, कह रहा है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखो डाइस वाले प्रश्न है, यानी पासा वाला। आपके एग्ज़ाम में ना या तो 2 पासा दे, 3 पासा दे, 4 पासा दे, घबराना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं घबराना है। आप लोग को ना किसी भी रेंडम 2 पासे उठा लो, या तो 1 और 2 उठा लो, या 2 और 3 उठा लो, या 3 और 1 उठा लो, किसी भी 2 पासे को उठा लो। यहाँ पे क्या हमसे पूछा है, तो 4 के विपरीत फलक पूछा है। जब भी विपरीत फलक पूछे ना, तो हमें क्या करना है, किसी भी 2 पासे को उठा लो। चलो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ दूसरे को, और क्या भाई, तो दूसरे को, और यहाँ पे उठा लेता हूँ तीसरे को। अब देखो दूसरे और तीसरे को उठाता हूँ तो क्या होगा, तो जब भी 2 पासा आप लोग उठाओगे तो 2 पासा में आप लोग पहले ये देखना कि इसमें कितने भाग कॉमन दिख रहा है। तो देखो कॉमन की भाग करें ना, तो देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है कॉमन, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है। अब बताओ इन दोनों पासे में कितनी स्थितियाँ ऐसी है जो कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पे देखो 2 स्थिति यहाँ पे और 2 स्थिति यहाँ पे, यानी 2 स्थिति कॉमन दिख रही है। और जब पासे में 2 स्थिति कॉमन दिखे ना, तो आप लोग क्या समझना कि जो तीसरे वाले पासा जो कॉमन स्थिति नहीं दिख रहा है वह एक दूसरे का विपरीत होता है।
क्या होता है भाई, एक दूसरे का विपरीत। तो देखो 3 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 3। अब देखो यहाँ पे हमें 4 का विपरीत हमारा एग्जामिनर पूछा है, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 का विपरीत आ रहा है। 4 का विपरीत तो हमें कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हमें पहले और दूसरे डाइस में आना पड़ेगा। अब पहले और दूसरे डाइस में हम देखेंगे कि इसमें कितनी स्थितियाँ कॉमन दिख रही है। तो देखो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, यानी एक एक स्थिति कॉमन दिख रही है। और कोई कॉमन दिख रहा है नहीं ना, समझना। और जब दो पासे में एक एक स्थिति कॉमन दिखता है तो हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी इसके दिशा में इस तरह चलेंगे और इसके दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज ऐसे चलेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कहाँ से चलना शुरू किए थे, 4 से। कहाँ पे आए, 5 पे। 5 के बाद कहाँ पे आए, तो 1 पे, तो यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद देखो कहाँ से चलना शुरू किए, 4 से। कहाँ पे आए, 3 पे, तो 3 होगा। उसके बाद कहाँ पे आए, 2 पे, तो यहाँ पे 2 होगा। अब हमें यहाँ पे समझना होगा ना कि देखो 1 का विपरीत 2 होता है और 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5। अब हमें कहोगे कि 4 का हमें विपरीत चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जामिनर 4 का पूछ रहा है। आप 1 और 2 और 3 और 5 निकाल रहे हो भाई। तो देखो यहाँ पे आप लोग को ना समझना पड़ेगा, इसीलिए यह एग्जामिनर आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा है। क्यों पूछा है भाई, तो देखो इसमें लॉजिक क्या है। आप लोग सभी विद्यार्थी ने पासे को देखे होंगे और पासे बचपन में खेले होंगे। उसमें क्या होता है ना कि एक पासे में कितना स्थितियाँ होता है, 6 स्थितियाँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 स्थितियाँ तक होता है। कभी भी किसी पासे में 7 8 9 स्थितियाँ देखे हो नहीं ना, यानी 1 से 6 के बीच होता है। अब देखो इसमें क्या किए हो, 1 का उपयोग किए हो, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का उपयोग किए हो। तो किसका उपयोग नहीं किए हो, तो बोलोगे 6 का उपयोग नहीं किए हो, यानी 4 का जो बचेगा ना वह 6 बच रहा है, यानी 4 का जो विपरीत होगा ना वह 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा। तो हमसे पूछा है 4 का विपरीत क्या होगा भाई, तो 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो समझना, 19 नंबर का प्रश्न क्या कहना चाहते भाई। 19 नंबर का प्रश्न है, देखो कह रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, एक महिला है। महिला को मैं क्या लिखता हूँ भाई, वोमेन, यानी डब्लू से संबोधित करता हूँ, यह महिला है। और यहाँ पे कौन है भाई, तो एक राधा है। राधा कोई लड़की का नाम है, यहाँ पे राधा है। ठीक है। अब ये राधा जो है ना, ये राधा क्या कहना चाहती है, जो समझना, एक महिला की ओर संकेत करते हुए राधा कहती है, यानी इस वोमेन की ओर संकेत करते हुए राधा क्या कर रही है ये राधा कि वह, यानी यह जो औरत है, यह मेरी दादी की, यानी राधा की दादी। अब बताओ राधा की दादी होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले राधा का कौन होगा, पिता होगा। और पिता की जो माँ होगा ना, समझना हम बारीकता से समझा रहे हैं, पिता की जो माँ होगी वह क्या होगी भाई, तो राधा की दादी होगी। दादी आप लोग किसे कहते हो, पिता की माँ को, पिताजी के माता जी को क्या कहते हो आप लोग, दादी कहते हो। यानी राधा इनको क्या कहेगी, तो दादी कहेगी। यहाँ पे एग्जामिनर कहना क्या चाहता है ना, पूछना क्या चाहता है कि वह कह रही है, राधा कह रही है कि वह, यानी यह औरत जो है मेरी दादी की एकमात्र संतान। देखो आप लोग बताना इस तरह से कि दादी का एकमात्र संतान वह कौन होगा भाई, तो दादी जी का एकमात्र संतान कौन होगा, तो पिताजी होंगे। यानी हमारे दादी जी के एक ही संतान है, तो वह हमारे पिताजी होंगे, क्योंकि हमारे दादी का एक ही संतान है तो वह पिताजी होंगे। अब कह रहा है ना कि मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, यानी मेरी दादी की एकमात्र संतान कौन है, तो मेरे पिता, और पिताजी के यानी एकमात्र संतान की बेटी है, और पिताजी की बेटी कौन है, तो ये वोमेन है, यानी ये औरत है। यही कहना चाहती है यहाँ पे आपका एग्जामिनर। समझ पा रहे हो ना। कह रहा है कि वह, यानी यह औरत जो है मेरी दादी की,
मेरी दादी की एकमात्र संतान यानी पिता और एकमात्र संतान की बेटी यानी पिताजी का ये बेटी है, ये औरत। अब एग्जामिनर कहना चाहता है कि महिला राधा से किस प्रकार संबंधित है, यानी राधा जो होगी महिला को क्या कहेगी। तो देखो राधा जो होगी महिला को क्या कहेगी, तो बहन कहेगी, यानी क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 20 नंबर का जो प्रश्न है ना, यह कटिंग एंड फोल्डिंग वाले प्रश्न है, यानी कागज़ को मोड़ना और जोड़ना। ठीक है, तो देखो यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा। समझ पा रहे हो। और जो स्टूडेंट क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के पास, और जो न्यू हो ना तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा देना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो सभी प्रिय स्टूडेंट को मिलते हैं अगले क्लास में, और प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।